संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, उन्हें तो कह दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, और जो राज्य को जिम्मेदारी दी गई है उन्हें कह दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। हम लोगों ने अलग अलग आर्टिकल्स देख लिए हैं। आर्टिकल 39 कंप्लीट, आर्टिकल 39 ए बी कंप्लीट। उसके बाद में नया आर्टिकल आता है आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 लिखो, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। जब राज्य की जिम्मेदारी आती है तो राज्य व्यक्तियों को अधिकार देता है, साथ ही राज्य के द्वारा कुछ नीतियां पॉलिसीज बनाई जाती है। तो राज्य की यह जिम्मेदारी रहती है कि वो कुछ संगठन भी बनाए, और ऐसा ही एक संगठन जो कि डिसेंट्रलाइजेशन डिवोल्यूशन को बढ़ावा देता है वो बनेगा ग्राम पंचायतें, जो गांधी जी का सपना था। गांधी जी ने कहा था शहर आबाद होंगे तो देश आबाद होगा, गांव आबाद होंगे तो जहान आबाद होगा। यानी पूरी दुनिया को अगर आबाद करना है, देश को आबाद करना है, तो हमें गांवों को आबाद करना होगा, गांवों को स्वरोजगार देना होगा, गांवों को जो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस है वो देनी होगी। जो गांवों का सोशल ढांचा है उसी के अकॉर्डिंग वहां का पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप करना होगा। तो गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते हैं, और वही गांधी जी का ग्राम स्वराज बाद के अंदर जाके बन जाएगा राम राज्य। क्योंकि पहले राज्य में न्याय होता है, फिर समाज में न्याय होता है, फिर शहरों में न्याय, गांव में न्याय, फिर गांव के मोहल्ले में न्याय, फिर अंत में व्यक्ति में न्याय। मतलब व्यक्ति अंत में अनुशासित हो जाता है, सेल्फ रेगुलेटेड हो जाता है, खुद के लिए नीतियां बनाता है, खुद ही लागू करवाता है। तो व्यक्ति में जब विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका समाहित हो जाती है तो उसे कह दिया जाता है व्यक्ति में न्याय, राम राज्य। तो वैसे ही तीनों बॉडीज, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, हमें एस्टैब्लिश करनी है गांवों के अंदर। और वह एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे को चाहिए एक शक्तिशाली बॉडी, जिसके पास में ऑथोरिटी भी हो, जिसके पास में पावर्स भी हो, जिसके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो, और वह बॉडी रहेगी ग्राम पंचायत। लिखो फिर इसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये गांधी मूलवादी मूल्यों पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन गांधीयन वैल्यूज, इट इज बेस्ड ऑन गांधीयन वैल्यूज। गांधी जी की इच्छा थी गांवों को मजबूत करो, क्योंकि जब हमारी सेल मजबूत हो जाती है तो बॉडी मजबूत हो जाती है। क्योंकि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। वैसे ही देश की जो यूनिट है, कोशिका है, वो गांव है। गांवों को मजबूत करना है, गांवों को मजबूत करने का जो साधन रहेगा वो है ग्राम पंचायतें। तो ग्राम पंचायतों का संगठन बनाया जाए, ये गांधी जी का सपना था जो अब यथार्थ में बदल चुका है। आर्टिकल 40 ये कारण। लिखो इसमें आगे, द स्टेट सेल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, द स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। लिखो, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। हम एक एक चीज डिटेल में लिखेंगे, क्योंकि जो एग्जाम का तरीका बदल रहा है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही स्टूडेंट्स के सामने चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं कि एग्जामिनर के द्वारा पॉलिटी में कौन सी बात कहां से उठा के पूछ ली जाए वो किसी को भी नहीं पता है। तो हम लोगों को सर्फेशियल पढ़ने से काम नहीं चलेगा पॉलिटी में। पॉलिटी मीन्स डीप नॉलेज। क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 40 से रिलेटेड, सामान्य तौर पे हमें पता रहता है ग्राम पंचायतों का जो गठन किया जाएगा उससे रिलेटेड ये आर्टिकल होता है। वहां पे फिर अंदर की बात पूछ ली उन्होंने कि सरकार क्या करेगी, कदम उठाएगी, प्रयास करेगी, नीतियां बनाएगी। तो क्या करेगी सरकार, यहाँ पे कदम उठाएगी, क्या करेगी, कदम उठाएगी। ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, याद रहेगा ये। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, संगठन बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा, संगठन बनाया जाएगा। तो राज्य सरकारों के, यानी जो राज्य रहेगा वह कदम उठाएगा ग्राम पंचायतों के संगठन बनाने के लिए। याद रहेगा ये। अब कदम बढ़ाने के लिए राज्य ने क्या किया कि भारत सरकार ने अलग अलग कमेटियां बनाई, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, हमारे जो सिंघवी कमेटी, वैसे अलग अलग कमिटीज बन रखी है। वो कमेटी हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे जब ग्राम पंचायत पढ़ेंगे।
हमारे यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की वैल्यू सेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई गई। उसके बाद में राजस्थान से भारत में ग्राम पंचायतों का गठन शुरू किया गया 2 अक्टूबर सन 1959 को नागौर से शुरुआत होती है। उसके बाद में से संविधानिक दर्जा दिया जाएगा 1992 में और जो धरातल के अंदर आएगा 1993 में। तो ये सब प्रयास किसके द्वारा किए जा रहे हैं? राज्य के द्वारा किए जा रहे हैं। तो राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतें बनाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत किए जाते हैं? आर्टिकल 40 के तहत। यहाँ पे ग्राम पंचायतों से मतलब रहेगा गांव की पंचायत, साथ में ही हमारे जो ट्री पार्टाइट सिस्टम होता है, प्रधान भी इसी में आएंगे और जिला प्रमुख भी इसी में ही आएंगे, जो क्योंकि वो ग्राम विकास के लिए बने हैं। जिला परिषद भी ग्राम पंचायत का ही पार्ट है, प्रधान भी ग्राम पंचायत का ही पार्ट है, ग्राम पंचायत खुद भी ग्राम पंचायत का ही पार्ट मानी जाएगी। हमारा जो 3 टियर सिस्टम है वह इसके अंदर आएगा। राज्य ने स्टेप उठा लिए, उसके बाद में क्या करेगा? लिखो, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा। लिखो राज्य, लिखो राज्य ग्राम पंचायतों को शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों को शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा। द स्टेट सेल एम्पावर्ड ग्राम पंचायत विद पावर्स एंड अथॉरिटी। The state shall empowered gram panchayats with power and authority so that they can work as unit of the government. So that they can work as the unit of the self government. राज्य उनको शक्तियां और प्राधिकार देगा जिससे वह स्वायत्त शासन इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो, जिससे वह स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। द स्टेट सेल एम्पावर्ड देम विथ द पावर्स एंड अथॉरिटी सो दैट दे कैन वर्क एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहां पे राज्य का प्रयास क्या रह रहा है? व्हाट इज द एम ऑफ द स्टेट टू मेक ग्राम पंचायत? क्या एम है उसका? शक्तियां और प्राधिकार देना एम नहीं है। एम क्या है यहां पर? एम लिखो इसका, इस आर्टिकल का एम है हमारे को ऐसे संगठन बनाने हैं जो सेल्फ गवर्नमेंट बने। क्या करें? सेल्फ गवर्नमेंट पे पहुंचे। और सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए हमारे को जो मीन्स अपनाने पड़ेंगे, जो साधन रहेंगे, वो साधन क्या है? शक्तियां और, लिखो मीन्स क्या रहेंगे इसमें? पावर्स एंड अथॉरिटी। शक्ति और प्राधिकार, शक्ति एंड प्राधिकार, अथॉरिटी रहेगी। क्योंकि कुछ भी चीज को हमें पाना है हमें सेल्फ गवर्नमेंट को। पाने के लिए हमने साधन किसको माना? साधन माना है ग्राम पंचायतों को। और साधन के अंदर फ्यूल किसको माना? पावर्स एंड अथॉरिटीज को। मुझे जाना है कुचामन, मेरा एम क्या है? कुचामन जाना, ठीक है, ताकि मैं अपने गांव जा सकूं। ये मेरा एम है, ठीक है ना, जहां से मैं आया हूं। अब मेरे लिए साधन क्या रहेगा? बस हो सकती है, मैंने बस मान लिया, ठीक है ना। बस मेरे लिए सबसे बेहतर साधन है ट्रेन, ठीक है ना। ट्रेन सबसे बढ़िया लगती है, तो ट्रेन में जाए, क्योंकि आजकल हाई स्पीड ट्रेन भी आ गई। अब जयपुर से जोधपुर जाने के लिए आपको 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन भी मिलेगी। तो कुचामन तो आ जाएगा 40-45 मिनट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और कई ऐसी ट्रेनें भी होती है जिस ट्रेन में कल, ठीक है ना, जो ट्रेनें ले लेती है अजमेर से जयपुर आने के अंदर भी 4.5 घंटे। इनको लगता है कि मैं पैदल भाग जाऊं और इससे पहले ही मैं पहुंच जाऊं। काश मैं छकड़ा गाड़ी लेके आ जाता और इस ट्रेन में बैठ के मैं, इस छकड़ा गाड़ी में बैठ के मैं पहले ही जयपुर पहुंच जाता। ऐसा भी होता है ना, कुछ ट्रेनें होती है, क्योंकि ट्रेन के प्रति हमारी एक मानसिकता बन गई, ट्रेन तेज चलती है। जैसे ट्रेन बेहतर इसलिए लगती है जो बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है और जल्दी जल्दी पहुंचा देती है, कंफर्ट देती है। इंडियन रेलवे की दशा और दिशा बदल रही है। तो मींस क्या हो गया? रेलवे। अब रेलवे को फ्यूल क्या चाहिए वहां पे? इलेक्ट्रिसिटी।
क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बना दी पूरी, ठीक है ना। ये तीन चीजें मिली तब मैं जाके वहां पे पहुंचा। वैसे ही हमारा एम है सेल्फ गवर्नमेंट का। हमारे लिए मींस क्या है, ग्राम पंचायतें, और ग्राम पंचायतों का फ्यूल क्या है, पावर्स एंड अथॉरिटी। यानी जब हम लोग ग्राम पंचायतों को एम्पावर्ड करेंगे, उन्हें कुछ शक्तियां देंगे, तभी तो ग्राम पंचायत काम कर पाएगी। काम कर पाएगी ग्राम पंचायत, तभी तो वो अपना जो सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का लक्ष्य है उस तक पा पाएगी। अब जैसे कि क्या क्या पावर दिए जाते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत बनाई गई, ग्राम पंचायत से सरपंच और पंच चुने गए, उसके बाद में क्या होता है कि यहां पर गवर्नमेंट का मतलब है जिस के बॉडी के पास में कानून बनाने की शक्ति हो, जिस बॉडी के पास में उन्हें एग्जीक्यूट करने की शक्ति हो। यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर जिसके पास में होते हैं वो कौन है, गवर्नमेंट है। आया समझ में। तो हमारे गांव की गवर्नमेंट कौन बनेगी, ग्राम सभा। वो वहां पे सबके साथ में बैठकर वहां का विधान बनाने लेती है, ठीक है। कि कुणाल के घर से लेके दशरथ के बाड़े तक सड़क बनाई जा रही है, इनके बीच में एक नाली भी बना दी जाएगी। आपने ग्राम सभा में बैठ के तो निर्णय लिया, तो वो निर्णय लेने के लिए विधान बनाया आपने, कि विधान हमने बना दिया, अब उसका एग्जीक्यूशन भी कौन करेगी, ग्राम पंचायत ही कर देगी। यानी क्या क्या हमारे गांव में किया जाना चाहिए, उससे रिलेटेड निर्णय बना लिया कि कोई भी गंदगी नहीं फैलाएगा, कि कोई भी व्यक्ति आता है और कुछ भी फेंक के चला जाता है, उसके लिए हम पूरे गांव के अंदर डब्बे लगाएंगे। उन डब्बों में कचरा डालो, एक में गीला कचरा डालो, एक में सूखा कचरा डालो। एक कानून बना दिया हम लोगों ने, एग्जीक्यूशन भी ग्राम पंचायत कराएगी। तो ये पावर तो देनी ही पड़ेगी हमारे को। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी बन गई हमारी ग्राम पंचायत। अब क्या होगा, सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसे ही कहा जाता है लोकतंत्र। अब लोगों का साधन कैसे, कि कुणाल की इच्छा है कि मेरे घर से लेके दशरथ के बाड़े तक रोड बने, ठीक है। तो लोकतंत्र में राजा कौन, कुणाल। कुणाल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिटीजन ऑफ इंडिया को, भारतीय नागरिक को, भारत में रहने वाले व्यक्ति को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में। जब ये रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब राजा भी कौन, यही, प्रजा भी कौन, यही, कानून बनाने वाला कौन, यही। कानून बन रहा किसके लिए है, इसी के लिए। इंप्लीमेंट भी कौन करवा रहा है, यही। तो यह व्यक्ति जब गांव का सदस्य है, ग्राम पंचायत के अंदर इसका नाम रजिस्टर्ड है, यह व्यक्ति ग्राम सभा में जाएगा, सब लोगों के साथ मिलकर बैठ के ये निर्णय ले लेगा, उसका एग्जीक्यूशन करवाएगा। तो इसे खुद को लगेगा मैं ही राजा, मैं ही प्रजा और मैं ही मंत्री लगेगा। तब व्यक्ति के द्वारा डेमोक्रेसी में बिलीव किया जाता है, और इसे ही कहा जाता है सेल्फ गवर्नमेंट, यानी सरकार मेरे द्वारा। एक तो हमें लगता है कि सरकार, कई बार लगता है मोदी सरकार, कई बार लगता है गहलोत सरकार, भाजपा की सरकार, बसपा की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार। सरकारें किसी की नहीं, सरकारें जनता की होती है। व्यक्ति में यह भाव आना चाहिए मेरी सरकार। कभी किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि मेरी सरकार, हमेशा यही कहा जाता है कि इस पार्टी की सरकार, इस व्यक्ति की सरकार। वाहनों पे हम लोग देखते हैं राजस्थान की सरकार, भारत की सरकार। हमें यह भाव लेके आना होता है कि ये मेरी सरकार है, तब हम लोग उस सरकार में बिलीव करते हैं। ये भाव तब आता है जब हमारे पास में जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो हमारे पास में नजदीक लगते हैं, और ये ग्राम पंचायतें हमारे को ये मौका देती है। सरपंच साहब राम राम, सड़ियान बठिन गेल लियो। यानी कि सरपंच साहब और हम दोनों रोजाना मिलते हैं सुबह सुबह। तो जो आपका कानून बनाने वाला है वो आपके पास में, वार्ड पंच अब की बार देखो भूषण भैया ऐसा नहीं करना, अगली बार तो वार्ड पंच भी आपके पास में है। तो आपको लगता है कि मेरे पास में सरकार है, मेरी सरकार मेरे पास में। सरपंच साहब आपका तो नरेगा के मान हमारा खेत में बाढ़ लगवा दीजिए, यानी मेरे खेत में आप फेंसिंग करवा देना। व्यक्ति को लगता है, और उन्होंने करवा दी तो व्यक्ति को लगता है मेरी चल रही है, ग्राम पंचायत में माछी चल रहा है पूरी। क्या कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी विधानसभा में चलती है, क्या कोई व्यक्ति कहता है मेरी संसद में चलती है, लेकिन जोर से कहता है कि मेरी ग्राम पंचायत में चलती है। जब मन में आता है तब जाके ग्राम पंचायत में पहुंच जाता है। वो कैसे पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पास में सरकार है, और यही होती है सेल्फ गवर्नमेंट। और इसको पहुंचाने का साधन हमने किसको माना, ग्राम पंचायतों को साधन माना। ऐसे मानने से ही तो हमारी सेल्फ गवर्नमेंट बनेगी। ये रियल डेमोक्रेसी, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ कदम होता है। उसके लिए करना पड़ता है सरकारों को डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। तो सरकारें
संसद, विधानसभा, भारत की सरकार, राजस्थान की सरकार, इन ग्राम पंचायतों को कुछ पावर्स देगी, कुछ ऑथोरिटीज देगी, यानी फ्यूअल देगी, जिससे ये निर्णय ले सके। तभी तो ब्लॉक लगवा देंगे, नाली बनवा देंगे, बाढ़ बनवा देंगे, हॉस्पिटल में काम करवा देंगे, स्कूल में काम करवा देंगे, पेड़ पौधे लगवा देंगे, सैनिटेशन का काम करवा देंगे, आंगनबाड़ी को देख लेंगे, आशा बहनों पे कंट्रोल रख लेंगे। ये सारा का सारा जो सिस्टम रहता है, उसके लिए व्यक्ति के पास में पावर और ऑथोरिटी होनी चाहिए। ये पावर और ऑथोरिटी देगा कौन? राज्य देगा, स्टेट देगा। आया समझ में? ये कौन से आर्टिकल का उद्देश्य है? 40 का। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जिम्मेदारी, ये दिशा निर्देश दिए किसको गए हैं? ये राज्य को दिए गए हैं। ये राज्य के लिए दिशा निर्देश हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ कदम बढ़ाओ। आप पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं करना है। सेंट्रलाइजेशन कैसे होता है थोड़ा सा इसको समझ लो, ये बड़ा मैटर है अपने आप में, ठीक है ना। एक बार समझ में आ जाता है फिर हमारी ऐसे राइटिंग बहुत आसान हो जाती है। और ऐसे के अलावा ग्राम पंचायतों और इनसे डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है, क्योंकि ये शब्दों का खेल होता है पूरा मेंस आंसर राइटिंग में। जब हम लोगों ने अपने एमपी को वोट दिया या हमारे एमएलए को वोट दिया, एमएलए को वोट दिया, मेरा गांव ये काला खाना, ठीक है, ठीक है, ये गांव है दशरथ राजकुमार का, कोका की रानी, यानी कि रिमोट जगह से हम लोग बता रहे हैं। आया समझ में? अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग गांव आ गया, जैसे कालवा आ गया, ठीक है, तुम। अब इन लोगों ने क्या कर दिया, ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया, अपने एमपी को वोट दिया। एमपी को वोट इन्होंने यहां पर दिया, सबने मिलके। पावर किसको दे दिया हमने? एक एमपी को दे दिया, क्योंकि ये सभी लोग नागौर से हैं, ठीक है। या रायथली आ गया तो उसने भी कहां पे दिया? सत्येंद्र ने भी यहां पे वोट दे दिया। तो यहां पे बताओ पावर किधर जा रही है? सेंटर की तरफ। अब देखो ये एमपी चुन के गए, फिर जो पालवास गांव से आते हैं शिवांशु, उन्होंने वोट दिया अपने एमपी को, महाराज जी को वोट दिया। तो ये सब के सब लोग, यस भी कहां पे वोट देता है? उचावड़ में। अभी तक दिया ही नहीं दिया वोट? नहीं दिया, अगली बार दे देगा। तो इसने भी वोट दे दिया अपने एमपी को। सिक्कर वालों ने एक वोट दिया, जयपुर वालों ने एक वोट दे दिया, सबने अपने एमपी भेज दिए। ये एमपी सब जाएंगे कहां पे? दिल्ली। यानी पूरी की पूरी पावर जा कहां पे रही है? दिल्ली। बताओ पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ या डिसेंट्रलाइजेशन हुआ? सेंट्रलाइजेशन हो गया, पूरी पावर इनके पास में पहुंच गई। यही नीतियां बनाएंगे, यही नीतियों को लागू करवाएंगे। पावर का हमने कर दिया सेंट्रलाइजेशन। सत्ता लोगों से दूर जा रही है, लोगों के पास में आ रही है? लोगों से दूर जा रही है सत्ता। कितनी बार अपने एमपी से मिले आप? चुनाव में देख लेते हैं, ये एमपी सर है, कभी मिले? अपने पार्षद से रोजाना ही मिलते हैं, पार्षद जी कचरा उठा मत गिरा करो, यहाँ पे कचरा नहीं गिरना है पार्षद, ठीक है। पार्षद से रोज मिल लेते हैं हम लोग, अपने वार्डपन से मिल लेते हैं, हम अपने सरपंच से मिल लेते हैं रोज। सरपंच साहब मोटरसाइकिल पे बैठ के रोजाना घूमते हैं अपने सचिव जी के साथ में, और साथ में भूषण भैया उनको मिल ही जाते हैं। ये अपने पास में है, यहां से अपने दूर जा रहे हैं, मतलब सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं ये पावर। हमसे दूर चले गए, यानी पूरी की पूरी शक्ति दिल्ली के अंदर निहित हो गई। दिल्ली से फिर आदेश दिए जाते हैं, अलग जगह काम किया जाता है। अब क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर? दिल्ली में जो पावर है, संसद में जो पावर है, ये जो जयपुर में एमएलए बन के जो पावर लेके आए, इनसे हमारा मिलना बहुत मुश्किल होता है। कई दिनों बाद मिल पाते हैं, कई सालों से। बहुत सारे मतदाता तो कभी एमएलए एमपी से मिल ही नहीं मिल पाते। ऐसा रहता है कि नहीं रहता? फिर क्या होता है कि इनको कहा गया कि आप अपने पावर को गांवों की तरफ भेजो, आप जिले को पावर दो, आप पंचायत समिति को पावर दो, आप पावर दो ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत में पावर देना मतलब वापस हिंदुस्तान के अंदर 7 लाख के आसपास गांव है, तो पहले 7 लाख गांवों ने पूरी पावर भेजी दिल्ली को। अब दिल्ली के द्वारा पावर भेजी जा रही है 7 लाख गांवों को। तो एक तो पावर का कंसंट्रेशन होना, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। एक पावर का फैलना, वो क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन। यानी सेंटर से हम लोग विकेंद्र की तरफ जा रहे हैं, अलग अलग जगह भेजी जा रही है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, फिर हमने कह दिया विसर्जन, यानी स्प्रेड हो जाओ, चारों तरफ फैल जाओ और ज्ञान का प्रकाश कर दो और दुनिया में नैतिकता फैला दो, साथ के अंदर बढ़िया अफसर बनो, बढ़िया लीडर बनो, है। यानी यहां से हम लोग ज्ञानार्थ तो प्रवेश किया था, सेवार्थ प्रस्थान कर जाएंगे। तो विकेंद्रीकरण किसमें होगा? सेवार्थ प्रस्थान में।
तो पूरी हिंदुस्तान के अलग अलग गांवों को पावर मिल गया। ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए हमारे को जैसी बॉडी सेंटर के अंदर संसद है, जैसी बॉडी भारत सरकार है, जैसी राजस्थान की विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, वैसी ही विधानसभाएं और वैसी ही सरकारें हमारे को बनानी पड़ेगी गांव के अंदर। क्योंकि गांव में व्यक्ति को पावर दे नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, अभी इस स्थिति में नहीं आए हैं, इतने थिकल नहीं हुए। तो हमारे को एक ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी जो इन पावर को, जो पावर संसद के पास में, जो पावर विधानसभा लेजिस्लेचर के पास में पावर है, वैसा पावर व्यक्ति को गांव के अंदर ही मिल जाए। यानी वैसा संगठन गांव के अंदर बनाया जाएगा ताकि हमारी संसद है उसकी जो शक्तियां हैं वो गांव तक पहुंच जाए। और वो संगठन कौन सा बनेगा? ग्राम पंचायत संगठन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि संसद के पास में 7 लाख मणके थे और उन्होंने 7 लाख अलग अलग जगह भेज दिए। तो 7 लाख अलग अलग पावर पॉइंट हुए या नहीं हुए? दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो ग्राम पंचायत काम कैसा करती है? जैसा संसद काम करती है। ग्राम पंचायत काम कैसा करती है? जैसे विधानसभा करती है, जैसी भारत की सरकार करती है, राजस्थान की सरकार करती है, हरियाणा की सरकार करती है, वैसा ही तो पावर हमारे सरपंच, पंच, वार्ड पंच, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख करते हैं। करते हैं या नहीं करते? दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? मेरे हिसाब से 100% आ गया होगा समझ में। वो समझा दूंगा बाद में, है ना। एक बार इसको कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में लोगों के पास चीजें बेची जा रही है, सेंट्रलाइजेशन में लोगों से चीजें ली जाती है। आया समझ में? एक जगह इकट्ठा किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन में चीजों को बांटा जाता है, अलग अलग भागों के अंदर जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें लिखो फिर। तो अब क्या होगा? इनको पावर और शक्ति दे दी, कैसी? संसद और विधानसभा जैसी, भारत की सरकार और राज्यों की सरकार जैसी दे दी। तो हमारी सरकार गांव की सरकार, गांव की सरकार अपनी खुद की सरकार। हम लोग भी जहां जैसे एमएलए और एमपी बैठ के कानून बनाते हैं, वैसे ही हमारे गांव की नीति हम लोग ग्राम सभा में बैठ के बना लेंगे। यानी हर व्यक्ति को लगना चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्त शासन की भावना आनी चाहिए उसमें। आया? नेक्स्ट लिखो फिर। देखो, लोगों को शक्तियां देना ही संविधान, लोगों को शक्तियां देना ही गणतंत्र की आत्मा होती है। पावर ऑफ द पीपल इज द सोल ऑफ पब्लिक, पावर ऑफ द पीपल इज द सोल ऑफ रिपब्लिक। लोगों को शक्तियां देना ही गणतंत्र की आत्मा होती है। गणतंत्र में है क्या? लोगों को शक्तिमान बना दो, ठीक है, ताकि उससे एक ऐसे शक्तिमान की जरूरत ना पड़े जो उनकी दिक्कत आने पे मदद करे। जब हर कोई व्यक्ति शक्तिमान होगा तो तमराज की लुईस कभी नहीं आ पाएंगे। रहेगा याद किसी भी व्यक्ति को कि गजाधर ही शक्तिमान है, ऐसी भावना में भी नहीं जीना पड़ेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट लिखो। आर्टिकल 40 इज द मोड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवोल्यूशन। आर्टिकल 40 इज द मोड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवोल्यूशन। अनुच्छेद 40 विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण का साधन है या माध्य है। विकेंद्रीकरण हम लोगों ने समझ लिया, डिवोल्यूशन यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं वो भी इनके पास में, यानी पॉलिटिकल पार्ट। आर्टिकल 40 इज द मोड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवोल्यूशन, हस्तांतरण। धीरे धीरे सत्ता जो कलेक्टर के पास में थी वो ग्राम पंचायतों के पास में पहुंची। ठीक है, धीरे धीरे और धीरे धीरे समझते जाएंगे, आता जाएगा अलग अलग पार्ट्स के अंदर इनको। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। हम कॉन्स्टिट्यूशनल बात करेंगे जब ग्राम पंचायत पढ़ेंगे, तब एक एक चीज देखेंगे किस प्रकार से नागौर के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को ग्राम पंचायतों की शुरुआत हुई थी। कैसे कैसे अलग अलग कमेटियां बनाई। बलवंत राय मेहता कमेटी क्या थी, अशोक मेहता कमेटी क्या थी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी क्या थी, जीवी के राव, अलग अलग जो भी कमिटीज रहेगी उनके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी केवल क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स पढ़ेंगे। देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 73वां संविधान संशोधन, लिख लिया? वेरी गुड। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आर्टिकल 40 को लागू करवाने के लिए राज्य ने क्या क्या किया है? 73वां संविधान संशोधन कब आया? 1992 में, लिख लो 1992। इंट्रोड्यूस्ड पंचायत इन पार्ट 9, लिखो
इंट्रोड्यूस पंचायत इन पार्ट 9, 74 म्यूनिसिपालिटीज से है। आर्टिकल 40 म्यूनिसिपालिटीज से रिलेटेड नहीं है, ये क्लियर याद रखना। ओके, चलो ठीक है। तो लिखो पंचायतों को भाग 9 में जोड़ा गया, एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और उसमें जोड़ दिया गया। आर्टिकल कहां से कहां तक? 243 से 243 ओ तक। वेरी गुड। आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 ओ, 243 टू 243 ओ, यहां तक इसे जोड़ा गया था। ये ओ है, इसे ओ, ठीक है ना, OPQRST, वो वाला ओ। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखो अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? लिखो शेड्यूल 11, शेड्यूल 11, शेड्यूल 11, शेड्यूल 11 जोड़ा गया। जो शेड्यूल 11 है उसमें ग्राम पंचायतों को 29 सब्जेक्ट दिए गए। लिखो इट इज द ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम पंचायत इन शेड्यूल 11, और उन्हें कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं? 29 सब्जेक्ट, यानी 29 विषयों पे वो काम कर सकते हैं। जैसे पर्यावरण से रिलेटेड काम कर सकते हैं, सैनिटेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, नालियां बनाना, ब्लॉक लगाना, नरेगा का काम देना, जो प्राइमरी हेल्थ होती है वो भी ग्राम पंचायत के हाथ में होती है, प्राइमरी एजुकेशन भी ग्राम पंचायत के हाथ में होती है। अभी हम लोगों ने देखा जी, जो रिट का एग्जाम हुआ राजस्थान के अंदर, रिट के एग्जाम के अंदर जो जगह दी गई है, जगह अलॉट की गई है, एक जगह सबको जिला बांट दिया गया था। जिला मिलने के बाद में जिला प्रमुख थे, उन जिला प्रमुखों ने ही लोगों को क्या बांटी थी? गांव बांटे थे, स्कूलें बांटी थी, पता है। तो ये जो प्राइमरी एजुकेशन होती है ये ग्राम पंचायतों के पास में आती है। पेड़ लगाना, जो हमारे जो जीव जंतु होते हैं गांव में उनका ध्यान रखना, सैनिटेशन का काम करना, सारा जिसके हाथ में होता है? ग्राम पंचायतों के। मृत्यु और जन्म का रजिस्ट्रेशन करना, ऐसे 29 सब्जेक्ट्स। तो ग्राम पंचायतों को कितने सब्जेक्ट दिए? ये था हमारा आर्टिकल 40। इसके बारे में जो भी ग्राम पंचायत है उनको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। लिखो आर्टिकल 41, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। 3 राइट है यहाँ पे। राइट टू वर्क, आर्टिकल 41, आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, लिख लिया। सेकंड लिखो राइट टू वर्क टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। कुछ दशाओं में काम, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, वह लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार। व्यक्ति की कुछ दशाएं होती है, उस दौरान सरकार या राज्य के द्वारा ये पॉलिसीज बनाई जाएगी, प्रोग्राम बनाए जाएंगे, लोगों को काम मिले, यानी काम के बदले अनाज। एक दशा बन गई कि लोगों के पास में खाने को अनाज नहीं है, उस स्थिति में राज्य के द्वारा एक योजना चलाई जाएगी, काम के बदले अनाज, नरेगा योजना, कि सभी गांव के लोगों को रोजगार मिल जाए, जिससे यहाँ पर हर लोगों के पास में पैसा आएगा, जिससे उनकी इकोनॉमिक स्थिति बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। कुछ दिशाओं में शिक्षा पाने का स्पेशल कंडीशन, बेसिक जो राइट टू एजुकेशन है वो तो आएगा आर्टिकल 21A के अंदर। वो आर्टिकल किसके लिए रहेगा? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। फिर 0 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आर्टिकल 45 रहेगा। इसके अलावा भी तो लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनको भी किसी सर्टेन केसेस के अंदर एजुकेशन का अधिकार रहेगा। इसके अलावा लोक सहायता की हमारे को मदद की जरूरत पड़ जाती है कभी, ये 3 हमारे को कौन देगा?
आर्टिकल 41 लिख लो इसके बारे में पहले। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, लिखो लिखो एक चीज लिखो, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास, राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास के सामर्थ्य के अनुसार, विकास के सामर्थ्य के अनुसार, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, काम पाने के, शिक्षा पाने के, शिक्षा पाने के, लिखा, काम पाने के, शिक्षा पाने के, और बेकारी, कंटिन्यू लिखना, बेकारी, काहे करो, बेकार बैठे, तो बेकारी से बेकार भली, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, बीमारी, निशक्तता, यानी इस दौरान आप में ताकत नहीं है, निशक्तता, तथा अन्य किसी अभाव की दशा में, तथा अन्य किसी अभाव की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार, तथा अन्य किसी दशा, अन्य किसी अभाव की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा, लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। लिख लिया, लिखो भी इंग्लिश में, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, लिखो, पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, लिखो फिर। ऑल दीज असिस्टेंस विल बी गिवन एज अकॉर्डिंग टू, all these assistance will be given as according to, all these assistance will be given as according to economic capacity and development of the state, economic capacity and development of the state, development of state, लिखो। नेक्स्ट लिखो, कंडीशंस फॉर सर्टेन केसेस, कि कौन सी दशाएं हैं वो, कंडीशन फॉर सर्टेन केसेस क्या क्या थी, पहला बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर बुढ़ापा, ओल्ड एज, ओल्ड एज, फिर बीमारी, सिकनेस, सिकनेस, ठीक है, फिर क्या थी, निशक्तता यानी डिसेबलमेंट, देखो डिसेबलमेंट, निशक्तता को क्या कहते हैं, डिसेबलमेंट, ये हो गया आर्टिकल 41। अब क्या होता है कि सभी लोगों को काम पाने का अधिकार रहेगा, रहेगा, तो ये जो काम पाने का अधिकार है ये कौन सी दो चीजों पे निर्भर करेगा, इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट, आर्थिक सामर्थ्य, एंड नेक्स्ट वन लिमिटेशंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, जो राज्य का विकास रहेगा उस अकॉर्डिंग काम पाने का अधिकार रहेगा। तो हमारे पास में जैसा जैसा पैसा आता गया वैसे वैसे ही हम लोगों ने लोगों को काम देना स्टार्ट किया। जैसे उसके लिए बेहतरीन योजना चलाई, नरेगा योजना। नरेगा योजना के तहत किसी परिवार के एक सदस्य को या परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाना सुनिश्चित किया जाता है। अगर रोजगार नहीं मिलता 15 दिन के अंदर तो उससे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो सरकार ने काम देने का क्या किया है, प्रबंध किया है। तो सरकार की ये प्रबंध देने की शक्ति आई कहां से, इकोनॉमिक कैपेसिटी से। हमारे पास में जब पैसा होता है तो हम लोग बहुत सारे लोगों को काम दे सकते हैं। दूसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, तो हर कंडीशन में लोगों को काम पाने का अधिकार होगा, लेकिन काम पाने के अधिकार की योजनाएं बनाई जाएगी सरकार के द्वारा राज्य के विकास और राज्य की इकोनॉमिक कैपेसिटी के आधार पे। आया समझ में। सेकंड क्या है, शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं बनाई जाती है कि जो वुमेन एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन को 12 तक फ्री किया जाता है।
राजस्थान सरकार ने एक योजना बनाई है कि जो हायर एजुकेशन है फॉर द गर्ल्स वो भी फ्री की जाती है। गर्ल्स को स्कूटी दी जाएगी, गर्ल्स को साइकिल दी जाएगी, गर्ल्स को लैपटॉप दिया जाएगा और भी बहुत सारी चीजें दी जाएगी। किस पे डिपेंड करता है? हमारे इकोनॉमिक कैपेसिटी पे। शिक्षा के लिए तो किया जा रहा है, दिव्यांगों के लिए ये चीजें कर देना। इसके अलावा और भी शिक्षा की बहुत सारी योजनाएं लेके आना सरकार के द्वारा। जैसे कि आपको क्या दी जाती है? स्कॉलरशिप। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 41। अब जैसे शिक्षा से रिलेटेड 3 आर्टिकल हमारे को पकड़ में आ गया। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है उसका आर्टिकल रहता है आर्टिकल 15। वेरी गुड। जो एडमिशन रहता है उसका आर्टिकल 29। आर्टिकल 29, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द एडमिशन ऑफ इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट ओनली। 29 के अंदर 4 आधार बताए थे, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, बाकी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। फिर हमारे को स्कॉलरशिप दी जाती है सरकार के द्वारा। स्कॉलरशिप कब दी जाती है? जब सरकार के पास में पैसा होता है, जब हमारा डेवलपमेंट होता है, तो अलग अलग प्रकार के स्कॉलरशिप दिया जाना कि आप हायर एजुकेशन के अंदर जा सकते हो। हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन के लिए हमारा फंडामेंटल राइट, अगर हम 6 से 14 साल के हैं तो आर्टिकल 21 है, हम 0 से 6 साल के हैं तो आर्टिकल 45 आएगा। हमारी अर्ली चाइल्डहुड केयर राज्य के द्वारा की जाएगी। अब हम 14 साल से बड़े हो गए हैं, उसके बाद में भी राइट टू एजुकेशन हमारा अधिकार है या नहीं है? हमारा अधिकार तब बनता है जब देश विकास करता है, तब बनता है जब हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ती है। फिर सरकार हमारे लिए अन्य योजनाएं कराई जाएगी सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में कहा गया कि राजस्थान के 33 से 33 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खोली जाएगी। सिक्कर के सांवली में भी मेडिकल कॉलेज खोल देंगे जो पालवास से टच होती है। हो रहा है? कौन सा आर्टिकल के तहत बनाई है? शिक्षा का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को डॉक्टर बनने का अधिकार है। पहले कुछ ही लोग डॉक्टर बन जाया करते थे, तो क्यों नहीं बने? हम भी मुन्ना भाई एमबीबीएस, ठीक है ना, डॉक्टर बनेंगे। यहाँ से भी फोन आ रहा है, उधर से भी फोन आ रहा है। इच्छा होती है डॉक्टर बनने की कि नीट पास करें। कैसे बनेंगे? जब कॉलेजें होगी सभी जिलों के अंदर, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, या हमारे और भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको खोले जाएंगे, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे। आर्टिकल 41। बिना इंस्टीट्यूट के हम लोग पढ़ेंगे कहां पे? तो इंस्टीट्यूट खोलता कौन है? सरकारें खोलती है। 1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली जा रही है, आर्टिकल 41। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आर्टिकल 41। विवेकानंद स्कूल्स, आर्टिकल 41। यानी कि प्राइमरी स्कूल इतने बना दिए, सेकेंडरी स्कूल इतने बना दिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल इतने बना दिए। राजस्थान में इतनी कॉलेजेस हैं, इंडिया में इतनी कॉलेजेस हैं। ये सब आर्टिकल 41 के तहत बनाए जाते हैं। जब कॉलेजेस होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो उन इंस्टीट्यूशंस में जाके हम पढ़ भी सकते हैं। दैट इज राइट टू एजुकेशन, दैट इज द एक्सपांशन ऑफ राइट टू एजुकेशन। इज द राइट टू एजुकेशन ओनली कन्फाइंड टू आर्टिकल 21 है? क्या जो शिक्षा का अधिकार है केवल अनुच्छेद 21 से तक सीमित है? नहीं, इसका ब्रॉड दायरा करो। राइट टू एजुकेशन इज एक्सपांडेड फ्रॉम राइट टू इक्वलिटी, फ्रॉम आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 21 ए और 21 दोनों के अंदर है, टू आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30 टू आर्टिकल 41 टू आर्टिकल 45। यानी कि हमारे संविधान में पढ़ाई करवाने के लिए अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो व्यक्ति को जीने के अलावा जिसकी जरूरत होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की। पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद में दिमाग में माया, और दिमाग की माया होती है शिक्षा। घर में माया से काम नहीं चलेगा आपके ऊपर, ठीक है ना। शिक्षा रहनी ही चाहिए हर हाल के अंदर, ठीक है। इसीलिए इतने सारे प्रबंध किए हैं आर्टिकल 41। अब कहा जाता है कि कई स्थितियों के अंदर लोगों को पब्लिक असिस्टेंस दी जाएगी, यानी लोक सहायता दी जाएगी। लोक सहायता का यह मतलब होता है राज्य के द्वारा सहायता देना, असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट। जैसे ही मैं बीमार हुआ, मैंने फोन किया 108 पे, एम्बुलेंस आई, मुझे लेके एसएमएस चली गई। ना तो मेरा कोई पैसा लगा, मेरे रिचार्ज हो रखा था, इमरजेंसी कॉल के लिए पैसा भी नहीं लगता, रिचार्ज भी नहीं था। मेरी ऐसी हालत है जी, मैं बूढ़ा भी हूँ, बीमार भी हूँ, डिसेबल निःशक्त भी हूँ, सारी कंडीशन है। मेरे पास एक मोबाइल, किसी के मोबाइल से 108 को फोन कर दिया, एम्बुलेंस आती है, मुझे एसएमएस ले जाती है, मेरा कुछ नहीं लगा। उस स्थिति में मेरी मदद किसने की? राज्य ने। यह होती है पब्लिक असिस्टेंस।
ये कब कब की जाएगी, इसीलिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं बेसिकली। पहली क्या कंडीशन, बेकार, यानी आपके जीवन में बेकारी छा रखी है, यानी अनएम्प्लॉयड हो। क्या हम बेकार हैं, बताओ? नहीं है, हम बेकार, हम इच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, और जो पढ़ाई करता है वो तो ना तो बेरोजगार होता है ना ही वो बेकार होता है, वो उसके पास में रोजगार, उसकी पढ़ाई है, और उसके जो ज्ञान अर्जित किया जा रहा है वो उसके लिए टाइम खर्च कर रहा है, तो बेकार तो बैठा ही नहीं है। बेकार तो वह है जो नींद ले रहा है 12-12 बजे तक, बेकार तो वह है जो थोड़ी देर खाने के लिए जागता है फिर वापस सो जाता है, बेकार तो वह है जो सारे दिन ही चरबर खेल रहा होता है, सारे दिन ही गट्टा खेले, वो क्या है, बेकार। अब हम लोग मोबाइल से बाहर निकलेंगे, बहुत पबजी खत्म हो गया, नहीं है क्या? तो उनमें वो बेकारी में काम कर रहा है या नहीं है? हमारे पास में काम है तो कभी भी किसी भी स्टूडेंट को बेरोजगार नहीं बोला जा सकता। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए उसे बेरोजगारी भत्ते के नाम से पैसा दिया जाता है कि ये 3500 रुपए, ये 4500 रुपए आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। ये किस कंडीशन में, जब हम लोग बेरोजगार होते हैं, ठीक है ना? ये शब्द ही खराब है, बेकारी, इसको चेंज करवाएंगे बात के अंदर, ठीक है? प्रयास होने चाहिए, जब आप लोग अफसर बन जाओ, बाद के अंदर बड़े नेता बन जाओ, तो विधानसभा में और संसद में जाइए, शब्द को क्या कर देना, चेंज कर देना, कर दोगे? उस दौरान सरकार के द्वारा उनकी मदद की जाती है, बुढ़ापे में सरकार मदद की जाती है। प्रधानमंत्री वर्धजन पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री वर्धजन सम्मान योजना, हमारे को 750 रुपए, 1000 रुपए, जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी पेंशन बढ़ती जाती है, कि जब कुणाल का दोहिता है तो उसको ये 50 रुपए दे सके, देगा, ठीक है? यानी कि ये क्या है, बुढ़ापे के अंदर हमारे को असिस्टेंस है। सरकार के द्वारा कहा जाता है जब भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति रोडवेज में सफर करेंगे तो उनका किराया इतना ही लगेगा, उनके पास में कार्ड होता है, सहायता है, या इनको पेंशन दी जाएगी, ये भी सरकार के द्वारा सहायता है, लोक सहायता ही तो है। उसके बाद में क्या करेगी सरकार, कौन सी कंडीशन में है, बीमार की स्थिति में, बीमार का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, राजस्थान के अंदर तो पैसा ही नहीं लगता। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, भामाशाह योजना, जन आधार कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, न केवल व्यक्तियों का बल्कि हमारे जो जीवन के पार्ट एंड पार्सल होते हैं, हमारे पशुधन, उसका भी पैसा नहीं लगता। मेरी गाय को लंपी हो गई तो मेरी गाय के लिए जो दवाइयां हैं, टीका है, वो सारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में मिलता है। तो पब्लिक असिस्टेंस मिली या नहीं मिली, लोक सहायता मिली। सरकार जो सहायता देती है वही लोक सहायता होती है। फिर निःशक्तता की स्थिति के अंदर कई बार हमारी कंडीशन नहीं होती, कई बार दिव्यांगता की स्थिति के अंदर या कोई अन्य प्रकार का हमारे अभाव आता है, उस दौरान भी सरकार हमारी मदद करती है। तो ये कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 40, ये किसका प्रतीक है, इट इज अ मेजर ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लिखो, ये है सामाजिक सुरक्षा का मानक है, दिस इज अ मेजर ऑफ सोशल सिक्योरिटी। यही तो सोशल सिक्योरिटी होती है, हमारी एजुकेशनल सिक्योरिटी, हमारी एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, हमारी हेल्थ सिक्योरिटी, दैट इज सोशल सिक्योरिटी। दिस इज अ मेजर ऑफ सोशल सिक्योरिटी, हमारी सामाजिक सुरक्षा का मानक है। किसी व्यक्ति का दोहिता दोहिती आएंगे तो उनके लिए सरकार ने बुजुर्ग जनों को पेंशन दे दी, बीमार होते हैं तो 108 चिरंजीवी योजना दे दी, बेरोजगार होते हैं तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था कर दी। तो सरकार सोशल सिक्योरिटी कर रही है, शिक्षा के लिए पैसा नहीं देना, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं देना, सरकार आप उल्टे आपको पैसा दे रही है। इसके अलावा पीडीएस योजना के तहत अन्य भी मिलता है, लिखो पीडीएस, कुछ योजना है, पीडीएस, नरेगा, क्या प्रौढ़ शिक्षा, क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी ये है, कोरोना आएगा तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं तो आपको भूखा नहीं रहने देंगे, कोई भी भूखा न सोए, पर ये परमानेंट नहीं होती, हम इस पे अधिकार नहीं जमा सकते, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज नॉट आवर कंफर्म्ड राइट। ये राज्य के पास में दो ही स्थितियों में दी जाएगी, जब राज्य के पास में इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी और राज्य का डेवलपमेंट की लिमिटेशंस में दी जाएगी, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि सरकारों के द्वारा जो लोक लुभावन योजनाएं लाई जाती है, जो बंदर बांट कर की जा रही है, वो क्या राज्य के लिए सही है या गलत है? तो राज्य के द्वारा जो बंदर बांट की जाती है उसका आधार राज्य बनाता है आर्टिकल 41 को। सरकार के द्वारा यह कहा जाता है
वो वोटों के लिए की जाती है। यहाँ पे वोट उद्देश्य नहीं होने चाहिए आपके, यहाँ पे उद्देश्य इन लोगों की मदद करना। तो कई बार अनडिजर्विंग पर्सन है, उन अनडिजर्विंग पर्सन को भी हम लोग बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिजर्विंग पर्सन किसको माना है, जो बेरोजगार है, यानी कि जिसकी काम करने की इच्छा है उसके बावजूद उसे काम नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार है, वो बेकार है। जिसको काम मिल रहा है और वो मना करता है नहीं मैं तो कलेक्टर बनूंगा, मैं काम करूंगा ही नहीं, और उसने कुछ भी नहीं कर रहा, न तो पढ़ाई करता वो, न उसके पास में जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो भी डिग्री नहीं है, ये छोटे मोटे काम मैं नहीं करता। पुष्पा अगर 100 रुपए के लिए मना करता है तो वो 1000 रुपए के प्रयास भी करता है, वो बेकार नहीं हुआ है, उसने नौकरी छोड़ी है। हम लोग मानते हैं, हम लोग क्या होते हैं उससे प्रेरित क्या होते हैं, हम लोग मानते हैं कि मैं किसी की चाकरी नहीं करता और मैं 100 रुपए की नौकरी नहीं करता, फिर मैं बैठ जाता हूँ और चरबर झेल रहा होता हूँ। समझा, चरबर समझते हो ना, मींगनी को घस के जो बनाई जाती है वो होती है चरबर का खेल। हम लोग वो प्रयास करता है 1000 रुपए के, 100 रुपए की छोड़ेंगे तो 1000 के प्रयास करेंगे और जी जान झोंक देंगे, वो बेकार नहीं होता है। बेकार कौन है, जो काम करना चाह रहा है उसके बावजूद उससे हमारी कुछ ऐसी दशाएं बन गई है, ऐसी कंडीशंस हैं स्टेट की, डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है, रोजगार ही नहीं है, वो रोजगार मिल ही नहीं रहा, तब वो बेकार व्यक्ति है। पढ़ रहा होता है वो कभी बेकार नहीं होता, जो कुछ भी काम कर रहा है वो भी बेकार नहीं होता। कई बार आपके पास में डिग्री बड़ी है लेकिन आपको काम छोटा मिल रखा है, वो भी बेकार नहीं है, कुछ तो कर रहा है ना वो, उसको बेकार की कंडीशन में नहीं लिया जाता। सरकारों के द्वारा कई बार वोट लेने के लिए सभी लोगों को बेकार मान लिया जाता है कि स्टूडेंट भी बेकार है, छोटा काम कर रहा है वो भी बेकार है। फिर सरकारों के द्वारा बंदर बांट बांटी जाती है और हर कोई व्यक्ति चाहता है मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, चाहता ही है। मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने 10 लाडू खा लिए, फिर भी मैं चाहूंगा कि मेरे को कोई 5 लाडू दे तो वो मैं ले लूं, पोथी में बांध के घर पे ले जाऊं कि अगले दिन खा लूंगा या अगले महीने खा लूंगा सुखा। ये हर व्यक्ति की इच्छा रहती है, कितना अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि मन लालची है, छोड़ना कुछ भी वो नहीं चाहता। आया समझ में सर? तो ये बनाई इसलिए जाती है। तो आर्टिकल 41 कंप्लीट। नेक्स्ट आर्टिकल लिखो, आर्टिकल 42, आर्टिकल 42, आर्टिकल 42, आर्टिकल 42। अब समझ में आ रहा है सरकारें जैसे काम करती हैं और ऐसे राइटिंग पे कमांड बन रही है, ऐसे टिप्स पे होते हैं, फिर अपने पास में वर्ड्स होते हैं, ऐसे हो, आर्ग्यूमेंट हो, डिस्कशन, फेवर और अगेंस्ट में लिखना हो, हर चीज को लिख सकते हैं। कोई सा ही टॉपिक दे दो, अभी हर टॉपिक पे लिखा जा सकता है, उसकी बेसिक जानकारी पकड़नी है अपने को, उसका फॉर्मेट पता रखना होगा। अगर मान लो मेरे पास बाइक है तो मैं कश्मीर जा सकता हूँ, जा सकता हूँ कश्मीर, जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ? मेरे गांव जा सकता है नहीं जा सकता? जा सकता हूँ। मुझे नारगढ़ देखने जाना है, जा सकता हूँ? तो वैसे ही वो सवाल होते हैं। हमारा साधन क्या है? हमारा बाइक हमारा साधन है, हमारी गाड़ी हमारा साधन है। सवाल नारगढ़ हो, चाहे काला खाना हो, चाहे कोका की ढाणी हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कश्मीर हो, सब जगह हम लोग जा सकते हैं, जा सकते हैं ना। तो बस वही तो क्या है, ये नॉलेज है, ये हमारा नॉलेज बन गया। उनके बारे में बेसिक जानकारी चाहिए कि भैया इधर जाओगे तो ये आएगा, इधर जाओगे तो ये आएगा, कच्चे रास्ते से आपका गांव आएगा और पक्के रास्ते से आपका शहर आएगा, यही तो है ना चीजें। वो थोड़ा सा बेसिक जानकारी रही है, वहां पे अपना का हैंडल कौन सा का काम में लेना है, कौन सा गियर काम में लेना है, बस वो इतना सा चेंज करना है। बाकी एक साधन से हम लोग सब जगह पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही नॉलेज से हमारे द्वारा कोई सा भी एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, नॉलेज से हमारे द्वारा हर सवाल को सोल्व किया जा सकता है। गॉट इट? लिखो आर्टिकल 42, इसमें लिखो आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 पहले लिख लो हिंदी में, काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं, काम की न्याय संगत और मानवोचित, मानव धन उचित, मानवोचित, काम की मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, काम की न्याय संगत
और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन, जस्ट मतलब न्याय संगत और ह्यूमन मानवोचित। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, एंड मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ। इसका आर्टिकल बताओ कौन सा? आर्टिकल 42। समझ में आता है ये आर्टिकल 42 है। अब इसमें क्या किया जाता है, काम की दशाएं कैसी होनी चाहिए? न्याय संगत होनी चाहिए। यानी कोई भी कामगार कहीं पे भी काम करने जाता है, ये कामगारों के लिए या सभी के लिए जो काम करने जाते हैं, कर्मचारी कामगार सब सभी के लिए। आर्टिकल 39 किसके लिए था? लेबर्स के लिए। वो लेबर्स के लिए था, स्पेसिफिक मेंशन है। आर्टिकल 42 सबके लिए है। आप आईएएस हो तो भी काम की दशाएं बेहतर होनी चाहिए, आरएएस हो बेहतर होनी चाहिए, आप पटवारी हो बेहतर होनी चाहिए, मजदूर हो बेहतर होनी चाहिए। काम की जहां काम किया जाएगा उसकी दशाएं बेहतर होनी चाहिए। अब दशाओं से रिलेटेड देखो, कामगारों से रिलेटेड एक पॉइंट समझ लेते हैं कि जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाएगी, स्काई स्क्रेपर बनाया जाएगा, तो उसके जब कामगार कोई काम करता है तो उससे नेट लगाए जाएंगे, उसका एक प्रोविजन बनाया जाता है, बाकायदा कानून बने हुए हैं उससे रिलेटेड। वर्क अंडर प्रोग्रेस वैसा लिखा जाएगा। उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था रहेगी, मेडिकल असिस्टेंट की व्यवस्था, असिस्टेंस की व्यवस्था रहेगी। काम की कंडीशंस ऐसी बनाई जाएगी वहां पे सफोकेशन नहीं हो। एक निश्चित जगह पे निश्चित लोग ही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा संख्या के अंदर काम नहीं करेंगे लोग। ऐसी कंडीशन मानवोचित दशाएं होती है। आया समझ में थोड़ा बहुत? कि अगर जैसे नरेगा के अंदर देखो, नरेगा में कभी गए हो? देखने तो जा सकते हैं ना, नरेगा में जाना कोई गलत नहीं होता। नरेगा में जाते हैं हम लोग तो वहां पे देखते हैं कि किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाती है, बकायदा पैसा दिया जाता है। जिनके छकड़ा गाड़ी पे कोई टंकी थी और टंकी को भर के लेके आते हैं, नरेगा में लेके जाते हैं, सबको पानी पिलाते हैं। यानी पानी पिलाने वाले की भी वहां पे क्या है? ड्यूटी है। देखा है? काम की दशाओं के लिए नरेगा में भी आपको कुछ समय रेस्ट करने की छुट्टी मिलती है। आप जहां कहीं पे भी कार्यालय में काम करते हो, 1 से 2 बजे तक हमारे कार्यालय की छुट्टी रहती है। प्रोविजन फॉर रिफ्रेशमेंट, प्रोविजन फॉर लंच, चाय की छुट्टी, ये सारी की छुट्टियां प्रोविजन के अकॉर्डिंग होती है। कि बैंक में भी पैसा जमा नहीं होगा, 1 से 2 बजे तक लंच रहता है। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 42। तो जो काम की जो दशाएं वो जस्ट होनी, न्यायोचित होनी चाहिए। काम करेगा तो भूख तो लगेगी व्यक्ति को, ठीक है ना? भूखे पेट होत न भजन गोपाला, बिना खाना खाए भजन नहीं होते हैं, वैसी कंडीशन। दूसरी न्यायोचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। न्यायोचित व्यवस्थाओं के अंदर जैसे कुछ सरकार ने क्रिमिनल कानून बनाए हैं, कुछ सरकार ने सिविल कानून बनाए हैं। जैसे पुराने जमाने के अंदर जो महिलाएं किसी भी कार्यालय में काम करने जाती तो उनका सेक्सुअल हरासमेंट होने के चांसेस हुआ करते थे, इसलिए सरकार ने विशाखा गाइडलाइन भी जारी की, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी की। उससे बाद में उसी विशाखा गाइडलाइन पे सरकार ने कानून भी बना दिया, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। उससे रिलेटेड कानून बनाए कि जो भी कार्यस्थल पे महिलाओं का शारीरिक शोषण होता है उससे उनका बचाव करना। तो वैसी कंडीशन से बचाव करना, कौन सी कंडीशन? जस्ट कंडीशन। जस्ट का मतलब हर व्यक्ति के साथ में न्याय हो। अगर मैं दिव्यांग हूं तो मेरे लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी, मेरे लिए उसी प्रकार के वहां पे बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मेरे लिए नहीं कहा जाएगा सीढ़ियां चढ़ के आप आ जाओ, रैंप बनाए जाएंगे, लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। सबके प्रोविजन होते हैं। याद समझ में आया सबको? हम लोग जिस कंडीशन के होते हैं वैसा कंडीशन हमें देगी, ठीक है? इसलिए सरकार के कार्यालय में पंखा भी होता है, कूलर भी होता है, सीढ़ियां भी होती है, पानी की व्यवस्था भी होती है। सरकार या कोई सा भी कार्यालय जहां कहीं पे भी हम लोग काम करने जाते हैं वहां पे सब कंडीशंस ये रहेगी। हम लोग किसी मजदूर को, किसी कारीगर को हमारे घर पे काम करने के लिए बुलाते हैं तो उसको ये मना नहीं कर सकते, दोपहर की छुट्टी नहीं करेगा तो चाय नहीं पिलाएंगे तुझे, इतने घंटे तेरे को जबरदस्ती बैठा के काम करवाएंगे। अगर आपने मान लो कि जस्ट और ह्यूमन कंडीशन नहीं दी है काम की, तो व्यक्ति के कौन से फंडामेंटल राइट का अब्यूज कर रहे हो? आर्टिकल 23 का फोर्स्ड लेबर करवाया जा रहा है वहां पे एक प्रकार से, यानी उससे इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उससे काम करवाया जा रहा है। क्योंकि मानव है तो मानव की तरह ही वो काम करेगा, तो उसके लिए बेहतर कंडीशन देना होता है। जहां जहां पे काम होता है वहां पे बेहतर कंडीशन, हमारी जो नॉर्मल व्यवस्था थी उसमें भी दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति काम करने आता है कि भाई साहब एक बीड़ी को बंडल लेऊंगा, 2 मिराज,
दोपहर की रोटी खाऊंगा उस टाइम छाछ भी लूंगा, पानी देनी पड़ेगी ठंडा, और 2-3 चाय भी देनी पड़ेगी। भाई साहब चाय नहीं, मिराज ही नहीं, खाना भी खिलाएंगे, और शाम को जाते वक्त आपको बांध ओढ़ देंगे। ठीक है, ठीक है, आपके साथ में जो भी बांधना है जी आप लोग घर पे ले जाइए, कुछ खाना भी खिलाओ, 2-4 लौकी भी दे देंगे, अच्छी बार हमारे यहाँ पे कटहल भी लगा है, जैक फ्रूट भी दे देंगे। टेंशन मत करो, आप तो काम करो, बाकी चिंता मत करो। चाय क्या 3 बार चाय पिलाएंगे, कप में नहीं, डिस्पोजेबल नहीं, गिलास भर के चाय पिलाएंगे, ठीक है, कांच वाला गिलास एकदम पी लोगे। वो कंडीशन, वो कैसी कंडीशन है, जस्ट है। तो व्यक्ति को लगता है कि मैं काम कर रहा हूं तो मेरे साथ में न्याय हो रहा है, और मुझे मानव समझ के काम करवाया जा रहा है, मुझे कोल्लू का बेल नहीं बना दिया गया है। वी आर ह्यूमंस नॉट बफेलोज, समझ में आ गया। लेकिन जानवरों के साथ में वैसा ही काम करवाना होता है। जैसे कई बार बोल देते हैं गधा बचाई करा रहे हैं, वो इनह्यूमन वर्क कंडीशन हो जाती है। जैसे गधे को काम में लिया जाता है, बहुत ज्यादा पचाई करवाई जाती है, उल्टा पीटा भी जाता है बेचारे को। उनके साथ में भी ह्यूमन कंडीशन बरतेंगे, और मानव के साथ में तो बरतनी है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 42, ठीक है। तो ऐसे सरकार प्रोविजंस बनाएगी, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति इनका अब्यूज करता है तो व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स या आर्टिकल 42 के तहत भी, कई आर्टिकल 42 के तहत तो न्यायालय में नहीं जा सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के साथ में जा सकता है। सरकार के कुछ अधिकारी है वो चेक करेंगे, सरकार के अधिकारी आके चेक करेंगे, जैसे लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, चेक करेंगे बेहतर कंडीशन है या नहीं है, वो देखी जाएगी। हाँ, सब चेक करते हैं। कार्यालय में वॉशरूम भी होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ पे जाएंगे नहीं हम लोग, हर कंडीशन जरूरी होती है, ठीक है। ये हमने लगने को देखो हंसी वाली बात लग सकती है, लेकिन जब नेचर स्कोल आता है उस दौरान व्यक्ति का अनकंट्रोल वी आर ह्यूमंस, ठीक है ना, हमारा कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, वो जरूरी होती है सारी की सारी चीजें। फिर आती है मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ के लिए भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं सरकार को, ठीक है। जैसे कि 720 डेज का रिलीफ मिलना, जैसे हम लोगों ने ज्योतिबा फूले जो योजना है उसमें देखा जाता है कि जो स्किल्ड लेबर है उसका पैसा दिया जाएगा महिला को, उसे पिताजी को भी पैसा दिया जाएगा। इवन प्रोविजन है सरकार में कि 18 साल से नीचे का जो बच्चा रहेगा उसी देखभाल के लिए भी सरकार ने योजनाएं बना रखी है। मैटरनिटी रिलीफ के दौरान आपको जैसे कि आपकी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी, ये भी तो प्रोविजन कर रखा है सरकार ने। या किसी भी महिला जो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उसके लिए कार्यालय के अंदर अलग से व्यवस्था की जाएगी। हम लोगों ने कुछ एड भी देखे होंगे जिसके अंदर कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर महिला काम कर रही थी, उसका ऑफिस हटा दिया जाता है, फिर वो गुस्सा हो जाती है, उसको वो जो साथ वाले होते हैं उसके साथ में कहते हैं कि तुम्हारे लिए ऑफिस नहीं रहा। फिर क्या होता है कि जो उसका मैनेजर है वो आता है, वो सब उसको क्या देना चाहते थे, सरप्राइज। उसके बाद में अलग से उसी व्यवस्था कर दी जाती है, सारा का सारा कंफर्टेबल टाइप जैसी कुर्सी होती है, ऑफिस होता है, उसको नीचे के ऑफिस में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि उसके द्वारा सीढ़ियां न चढ़नी पड़े, ठीक है। उसके लिए कॉफी मशीन लगा दी जाती है, खाने की भी जो चीजें होती है कि फटाफट खाना बनाया जा सकते हैं वो भी लगा देते हैं, यानी वैसी कंडीशंस देना। ये तो कौन सी आई थी, जस्ट एंड ह्यूमन में। फिर मैटरनिटी रिलीफ का मतलब रहेगा जब किसी भी महिला के बच्चा हो जाता है, प्रसूता हो जाती है वो, उसके बाद में उसके लिए व्यवस्थाएं की जाएगी सरकार के द्वारा, करी जाती है। ये कौन सा आर्टिकल है सारा, आर्टिकल 42। इसलिए जैसे कि कोई भी हम लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराते हैं सरकार के हॉस्पिटल में, पैसा मिलता है 1400 रुपए, साथ में सरस का घी। अगर हम शहरिया हैं तो 5 किलो से सरकार का सरस का घी मिलेगा, ठीक है ना, 5 किलो घी भी मिलता है ताकि वो अछवाणी बनाई जा सके। 6000 रुपए मिलते हैं, 1400 रुपए मिलते हैं, अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। बराबर टीकाकरण करना, आंगनबाड़ी की जो महिला है वो आएगी, आशा बहनें आएगी। उसके अलावा जो हम लोग जिस गाड़ी में जा रहे हैं उस गाड़ी का पैसा भी नहीं लगेगा, वहां पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी, उसके बाद में सरकार पैसा और देगी कि अजवान खा लीजिए, अजवान, ठीक है ना, लाडू बनाने के घी का भी पैसा दे रही है सरकार। ये कौन सा आर्टिकल है, 42। तो सरकार हमारी माता पिता हुई नहीं हुई, राज्य हमारा माता पिता है, और माता पिता राज्य ने जिम्मेदारी ये दी है हमारी सरकार को कि हमारे जो सब्जेक्ट है उनका ध्यान रखा जाएगा, और वी आर द सब्जेक्ट्स ऑफ अवर स्टेट। इसीलिए हम लोग देश के लिए जान दे देते हैं। आए समझ में, व्यक्ति क्यों जान दे देता है देश के लिए? क्या हम लोग बांग्लादेश के लिए जान देते, अमेरिका के लिए जान दे देते? अमेरिका ड्रीम्स हो सकते हैं, इंग्लैंड के ड्रीम्स हो सकते हैं, स्विट्जरलैंड के ड्रीम हो सकते हैं, लेकिन जान नहीं हो सकती उनकी। हिंदुस्तान के लिए क्या है, जान दे देते हैं। कारण राज्य ऐसी तरीके से हमारा लालन पोषण करता है, हमारे परिवार के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी रहती है। कारण
वो हमारा पालन पोषण करते हैं, उनके लिए हम लोग कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार रहते हैं। इसीलिए देश के लिए सेक्रीफाइस करता है व्यक्ति, क्योंकि इतने सारे देश विचार बना रखा है, ये हमारे को इसलिए पढ़ाया जा रहा है, लोगों को पता लगे कि राज्य क्या क्या करना चाहता है आपके लिए, क्या क्या आपके अधिकार हैं, व्हाट आर योर राइट्स एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट एंड व्हाट द स्टेट इज डूइंग फॉर यू। कितनी सारी चीजें सरकार कर रही है, आपकी योजनाएं जो बनाई जा रही है वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी। तो हमारे संविधान जो भी निर्माता थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स मेकर्स हैं, उन्होंने एक ऐसा सपना देखा था कि एक दिन हिंदुस्तान का जो परचम है पूरी दुनिया पे ले रहेगा, कारण हम लोग उस देश के प्रति डेडिकेट हो जाएंगे, क्योंकि देश हमें एक माता पिता की तरह पाल रहा है। ये था हमारा आर्टिकल 42, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कोई अगला आर्टिकल। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं है?